नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 14वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक माध्यमतः अनौपचारिक वाक माध्यमे उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति इयम कथ्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है एक विचार व्यक्त करने के दौरान, यानी एक कॉन्सेप्ट के दौरान कोई एक वक्ता है जो कि प्रयास करके औपचारिक भाषा के माध्यम से फिर अनौपचारिक भाषा का उपयोग करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से उदाहरण शुरू हो रहा है। मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ। If you will go through all the videos of Career Bit, you will get good marks in CTET दिसंबर 2022। मैंने आपको क्या बोला? मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बोला, एक ही विचार बोला कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, और अगर आप कैरियर बिट के सभी वीडियोस के थ्रू होकर के जाएंगे तो आप सीटेट दिसंबर 2022 में बेहतर अंक पा सकते हैं। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, एक विचार था। इसमें से आधे को मैंने हिंदी भाषा में बोला और आधे को मैंने अंग्रेजी भाषा में बोला। वहीं हमसे बोला जा रहा है कि औपचारिक भाषा से अनौपचारिक भाषा की तरफ जाना। यानी कि मान लीजिए विद्यालय की औपचारिक भाषा इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश से हिंदी की तरफ, या फिर हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश की तरफ जा रहा हूं। यानी कि कोई भी एक ऐसा लैंग्वेज जो कि औपचारिक था और दूसरा लैंग्वेज औपचारिक नहीं था, उनका आपस में प्रयोग किया गया है एक ही कॉन्सेप्ट को बोलने के दौरान। तो इसका उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कोड व्यक्तव्य बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। कोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाषा में यहां पर देखिए, जैसे कि इंग्लिश की मैं बात करूं तो अल्फाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी, ये क्या बोले जाते हैं? कोड ही तो बोले जाते हैं। और हिंदी में बोला जाए क ख, ये जो वर्ड बोले जाते हैं ये क्या है? ये कोड ही तो है। तो इन्हीं कोड्स का प्रयोग करके हम लोग शब्दों को बना रहे होते हैं और शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं, और वाक्य के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन कोड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के दौरान, और इन्हीं एक कोड से दूसरे कोड पर जाना, इसी को बोला जाता है कोड स्विचिंग। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, पहले मैंने आपको हिंदी में बोला था, फिर इंग्लिश में बोला था, फिर अगर मैं हिंदी पर आ जाऊं, फिर इंग्लिश बोलने लगूं, फिर हिंदी पर आ जाऊं, फिर इंग्लिश में बोलने लगूं, यानी दो लैंग्वेज को मैं मिक्स कर दूंगा तो कोड मिक्सिंग हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या किया गया? पहले औपचारिक बोला गया, फिर अनौपचारिक बोला गया, यानी मिक्स नहीं किया गया। इस वजह से कोड मिक्सिंग नहीं होगा, केवल स्विच किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की महोदयः समर्थयति यत्। यानी कि नॉम चॉम्स्की महोदय निम्नलिखित में से किसका समर्थन करते हैं? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा केवलमेव शिक्षणीया न उपार्जिता। यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाषा केवल एक तरीके से सीखी जा सकती है, अर्जित नहीं की जा सकती। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने जो एक टर्म दिया था LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे जन्मजात कुछ ऐसी एक तरीके से प्रॉपर्टीज के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा अर्जित करने में मदद करता है और अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करता है। तो नॉम चॉम्स्की ने ऐसा स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया था कि भाषा को केवल सीखा जा सकता है, एक तरीके से अर्जित नहीं किया जा सकता। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर भी केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही, ये जितने वर्ड होते हैं वो विकल्प के केवल एक पक्ष की बात करते हैं, विकल्प निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प गलत हो गया। चलिए तीसरा विकल्प बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा विकासः अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वयसि घटति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाषा का जो विकास होता है वो अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी में विकास की गति, भाषा की विकास की गति बिल्कुल समान होती है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि भाषा का जो विकास होता है वो बच्चे के प्रयास पर, बच्चा का इन्वायरमेंट कैसा है उस पर निर्भर करेगा। अब मान लीजिए CBSE बोर्ड का बालक है, तो जाहिर सी बात है उसको इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिलता है और वो इंग्लिश बोलना प्राइमरी में ही सीख जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिला है। और मान लीजिए यूपी बोर्ड का या फिर किसी स्टेट बोर्ड का कोई बालक है, तो वहां पर उसको उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिला है, इस वजह से अंग्रेजी भाषा में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ऐसा कहना कि सभी बच्चों में भाषा का विकास एक समान होता है, ये निगेटिव हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से उस बच्चे का उस पर्टिकुलर भाषा पर पकड़ मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा, ये तय करता है इन्वायरमेंट। ठीक है, सबका एक समान नहीं होगा। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि बाला
त्वरित भाषा ग्रहण अधिग्रहणम कुर्वन्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो त्वरित गति से यानी द्रुत गति से भाषा का अर्जित करते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था उनके द्वारा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतेषु विद्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा है। देखिए यहाँ पर संस्कृति की बात की गई थी, सभी संस्कृतियों में भाषा का जो प्रतिरूप होता है वो अधिकांश एक जैसा है, यानी कि जो नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि सार्वभौमिक ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि बच्चे भाषा को अर्जित करने के बाद से, मदर टंग को अर्जित करने के बाद से अन्य भाषाओं को क्यों जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि जो ग्रामर होता है वो सभी भाषाओं में, चाहे किसी भी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा क्यों ना हो, लगभग सब में समान होता है। कैसे, हिंदी की अगर मैं बात करूं, मदर टंग हमारी हिंदी है, हम लोग हिंदी बोलना सीख गए, तो हिंदी में हम लोग जब कर्ता पढ़ते हैं तो वही चीज़ अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। हिंदी में जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी में वही चीज़ क्रिया वर्ब पढ़ रहे होते हैं। हिंदी में हम लोग काल पढ़ते हैं और इंग्लिश में वही चीज़ हम लोग टेंस पढ़ रहे होते हैं। यानी जो कुछ ग्रामर आप एक भाषा में सीख रहे हैं वही ग्रामर आपको दूसरी भाषा में भी सिखाया जाता है, और लगभग मिलता जुलता ग्रामर होता है, जिसे हम लोग एक तरीके से सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी संस्कृतियों में भाषा का अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है सार्वभौमिक ग्रामर की वजह से। ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की महोदयस्य डैश इति सिद्धांता कथयति यत् वयम जन्मनाम एव भाषा प्रकार्यम अवबोधयुतम समर्थाः भवेयुः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि नॉम चॉम्स्की के किस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे जन्म से ही एक कौशल के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा सीखने में मदद करता है और अन्य भाषाओं को सीखने में भी उनकी हेल्प करता है, उनको समर्थ बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषी कक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्मान विद्यार्थिनः अन्य भाषा अधिगम पूर्वम डैश आरंभ कुर्वन्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा ये कहती है कि विद्यार्थी अन्य भाषाओं के अधिगम से पहले किस भाषा से आरंभ करते हैं। तो बहुभाषिकता क्या कहती है, एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, और बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे वो अन्य औपचारिक भाषा और विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे। यही हमसे पूछा जा रहा है कि किससे बच्चे प्रारंभ करते हैं, तो अपनी मातृभाषा। देखिए, तेसाम मातृभाषायाः, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अपनी मातृभाषा से शुरुआत करके, प्रारंभ करके अन्य भाषाओं के संपर्क में आते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय भाषायाः, यानी कि सेकंड लैंग्वेज की बात की जा रही है, टारगेट लैंग्वेज की बात की जा रही है। भाषा शास्त्रीय प्रयोगः, भाषा शास्त्रीय यानी कि पेडागोजिकल प्रैक्टिस की बात की जा रही है, प्रयोग करने की बात की जा रही है। संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। सम्यक रीत्या समाविष्ट, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार से सिखाया जा सकता है बच्चों को, द्वितीय भाषा की बात की जा रही है। तो जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें यह हो सकता है कि बच्चे को पूरा शब्द बाई शब्द उसे ना पता हो, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा उसका अर्थ निकाल सकता है। जैसे कि देखिए, हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश में कोई लेख पढ़ रहे हैं, कोई एक तरीके से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हमें अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि पूरे का थीम क्या है उसके आधार पर उसका अनुमान लगा रहे होते हैं, यानी कि उस एक तरीके से जो पूरा कंटेंट है उसके संदर्भ में उसका अर्थ क्या हो सकता है, इसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, अर्थपूर्ण अंत क्रिया माध्यम में इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार बात कर लेते हैं। पहला दिया गया अभ्यास पुनरावृत्ति, यानी बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है, तो रिपीटिशन हमारा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, भाषा अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाषा बिल्कुल ट्रांसफर करने की, यानी कि एक लैंग्वेज सीख चुका है बच्चा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज में, तो ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि देखिए सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो कि दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो जाता है, इस वजह से निगेटिव हो गया था। चौथा देखिए, पर्यवेक्षणम अनुबोधम च माध्यम है, यानी कि ऑब्जर्वेशन करने की बात की जा रही है, तो सेकंड लैंग्वेज को केवल ऑब्जर्व करके नहीं सीखा जा सकता, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु कथमम कथनम कृष्णन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पनाम व्याख्यति, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कृष्ण
के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस को सही तरीके से व्याख्या करता है। तो क्रैशन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि अर्जित कर सकते हैं। और इस सिद्धांत से रिलेटेड उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे। उन्हीं 5 हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको बच्चे नेचुरल ऑर्डर में ही अर्जित करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा लिखना शुरू कर देगा, यानी पहले से वो प्रिडिक्टेबल है कि पहले वो चीज़ों को सुनेगा, सुन करके समझेगा, उसके बाद से बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और अंत में लिखना सीखेगा। ये भाषा के 4 कौशल जो होते हैं जो पहले से प्रिडिक्टेबल हैं। जैसे कि बच्चे ने जब मातृभाषा को अर्जित भी किया था तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही वो लिखना शुरू कर दिया या फिर जन्म लेते ही वो पढ़ना शुरू कर दिया। पहले वो लोगों का अनुकरण कर रहा था, लोगों को सुन रहा था। तो सबसे पहले सुनना, उसके बाद से बोलना, सुन करके समझता है, उसके बाद से बोलना शुरू करता है, उसके बाद से वो पढ़ना शुरू करता है और अंत में लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है और इसी के माध्यम से उन्होंने बताया था इस हाइपोथेसिस में कि जो बच्चे भाषा का एक तरीके से अधिग्रहण करते हैं वो एक निश्चित क्रम में होता है, प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसी की बात की गई है, भाषायाः अवयवाः अनुक्रमेण अधिग्रहन्ते, यानी कि भाषा के जो अवयव हैं वो एक निश्चित क्रम में अधिकृत किए जाते हैं, अधिग्रहण किए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण सामग्र्याः प्रदर्शनार्थम प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति, यानी कि जो प्रोसीजरल प्लान होता है किसी भी टीचिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के संदर्भ में वो क्या होता है। तो प्रोसीजरल जो प्लान होता है यानी प्रक्रियाबद्ध योजना के तहत उसको रिप्रेजेंट जब किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो उसे हम लोग मेथड कहते हैं या फिर इसी को विधि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहते हैं। तो इसे अंग्रेजी में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं और इसी को क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो टारगेट लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए बच्चे को हिंदी सिखाना है तो उसके जो कठिन वर्ड्स होंगे उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है उसके मदर टंग में। जैसे कि मान लीजिए कुछ कठिन वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके बच्चे के जो बच्चे का अगर मदर टंग हिंदी है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। इसी को व्याकरण अनुवाद विधि, यानी अनुवाद का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेट करना। तो ये विधि कौन सी विधि है, तो ये प्राचीन विधि है। ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल मेथड इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः कश्चिद् अपि प्रयोगो न भवति, यानी कि ये बोला जा रहा है कि किस विधि में जो बच्चे की मातृभाषा है वो कभी भी प्रयोग नहीं की जाती है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो बच्चे को भाषा सिखानी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो बच्चे को वो इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में देखेंगे तो वहां पर बच्चा प्राइमरी में ही इंग्लिश बोलना सीख जाता है। कैसे सीखता है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो कम्युनिकेशन उसी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। यानी उनको उसी प्रकार से माहौल दे दिया गया है और वो अपनी मदर टंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जो टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है उसी का पूरा माहौल दे दीजिए। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड और इसी को हिंदी में या संस्कृत में प्रत्यक्ष विधौ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रम वीक्षणस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कि पठन के जो सब कौशल्स होते हैं, सब स्किल्स होते हैं, उसमें से एक स्किल स्कैनिंग माना जाता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग किस प्रकार का पठन है। तो स्कैनिंग में क्या होता है कि किसी लेख में से किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को खोजने की बात जब होती है, सर्च करने की बात की जाती है, ढूंढने की बात की जाती है, तो वो स्कैनिंग बोला जाता है। यानी किसी लेख में से, किसी पूरे कंटेंट में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को खोजना ही स्कैनिंग कहलाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, पुस्तकस्य कस्मिंश्चिद अध्याय मुख्य विचारस्य अन्वेषणम, यानी मुख्य विचार थीम की बात कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कस्यापि चलचित्रस्य सार लेखनम, सार लेखन यानी यहाँ पर भी थीम की बात की जा रही है, उसकी समरी की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कस्यापि वैज्ञानिक लेखनस्य सार लेखनम, यहाँ पर भी सार लेखन यानी थीम की बात की जा रही है, उसकी समरी की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्वकीय चल भाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषाम कावलोकनम। देखिए कहा जा रहा है कि चल भाषा यानी मोबाइल में किसी घनिष्ठ यानी प्रिय मित्र के चल भाषा
अंकावलोकनम, यानी उसके नंबर का, उसके मोबाइल नंबर को खोजने की बात हो रही है। मोबाइल में उसके फ्रेंड के जो घनिष्ठ मित्र है उसके नंबर को ढूंढने की बात की जा रही है। यहाँ पर खोजना, स्कैनिंग इस टाइप के शब्द है ढूंढने के सेंस में। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।